फिर मैं कहूंगा पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका वही, क्या क्या नाम दे इसको, क्या नाम दे इसको, कुछ भी नाम दे दो, सोना बाबी बेबी टाइप का तरीका, ठीक है। वो क्या होता है, पढ़ा, नोट्स सामने रखे, राजी हो गए, आज 20 पन्ने पढ़ लिए, आज तो कोई गढ़ जीत लिया, 20 पन्ने पढ़ लिए और अपना काम आज का हो गया। जबकि ये बात क्या है, गलत। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका मैं इसको तरीके को बोलता हूं RAS तरीका। कौन सा तरीका, RAS तरीका। R का मतलब रीड। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, रीड, पढ़ना है, क्लास देखनी है उसकी। तो ये आपका पहला तरीका है, ये सिर्फ आपका पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है। ये सिर्फ आपका कौन सा लेवल है, फर्स्ट लेवल है। आपको अब जाना है सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल कहता है सर ए यानी कि एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर राष्ट्रपति पढ़ लिया, अब करो कॉपी बंद। बच्चे जैसे करते थे उस तरीके से कॉपी कर दी बंद और पढ़ो, समझो कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, अरे ये 2 पॉइंट भूल गए, देख लिया जाके। ये है एक्टिव लर्निंग, दूसरी स्टेज। अधिकतर स्टूडेंट सिर्फ ये वाली करते हैं। एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, तब आपको एक्चुअल में ये पता लगेगा कि हमें कितनी चीजें याद हुई और कितनी चीजें हम याद नहीं कर रख पा रहे हैं। और जो तीसरा तरीका है उसको मैं कहूंगा सेल्फ टेस्ट, खुद का मूल्यांकन करना, देखना कि हम एक्चुअल में कितनी चीजें याद कर पा रहे हैं, कितनी नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों वो तरीके हैं कि मैं आपको कहूं कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, आपको एक रिदम बैठी हुई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, रिदम बैठी हुई है। लेकिन जब टेस्ट सामने आता है, आपको बैठा हुआ है कि आर्टिकल 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, लेकिन जब टेस्ट सामने आता है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 62, आर्टिकल 58, अब इनको मैच करो, अब दिमाग पर जोर पड़ता है, अब दिमाग पर जोर पड़ता है। तो जो तीसरा तरीका है वो है सेल्फ टेस्ट का। तो इन तीनों तरीकों को मिलाओगे तब RS बनोगे। पहला रीड, दूसरा एक्टिव लर्निंग और तीसरा सेल्फ टेस्ट। तीनों तरीकों को मिलाना पड़ेगा। ये वाला जो तरीका है वो हमारे दिमाग के कुछ मेमोरी ट्रेसेस को खोलता है, हमें चीजें सीक्वेंस में याद करना सिखाता है। ये वाला जो तरीका है वो हमारे दिमाग पर जोर डलवाता है कि हमें क्या याद है और क्या नहीं याद है, जो नहीं याद है उसको दोबारा देख लिया। और ये वाला जो तीसरा तरीका है वो प्रेशर कंडीशन के अंदर हमें याद आता है कि नहीं आता, उस बात को हमारे ट्रिगर करता है। तो इन तीनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं। कोई कहता है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, एकदम सही बात है, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में 2 चीजें और भी हैं। सेल्फ स्टडी के अंदर एक्टिव लर्निंग इंक्लूडेड है, सेल्फ टेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन हम जो वो सेल्फ स्टडी के नाम पर मेनली रीड करने का काम जो वो करते हैं। तो ये तीनों चीजों को हमें अपनाना है। तो ये अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज जो है वो आपके सेल्फ टेस्ट का काम करके देती है, इसलिए यदि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो उससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहती है। वरना जब हमारे सामने कोई टारगेट नहीं है तो हम जो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे, अभी कौन सी वैकेंसी आ रखी है। लेकिन जब टारगेट हमारे सामने होता है तो वो थोड़ा सा हमें लाइन में रखता है। तो ये अपन बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज की। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, अलाइनमेंट विद अदर एग्जाम्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर आप कोचिंग माफिया होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है हमें वापस RS की एग्जाम की तैयारी में उलझाए रखना चाहते हो, ताकि हम वापस आपके पास आ जाएं और वापस आपके बैच बने, आपके कोर्स बिके, आपकी इनकम हो, इसीलिए आप हमें वापस मोटिवेट कर रहे हो कि वापस RS की तैयारी में लग जाओ। अरे सर दूर दूर तक ऐसा कोई नाता नहीं है अपना। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे, यही सेम तैयारी आपके PSI का यदि एग्जाम निकालते हो उसमें काम आनी है। अगस्त के अंदर पटवारी वीडियो के एग्जाम है वो देते हो, उसमें काम आनी है। और बहुत सारे मेरे पास तो आजकल इतने ज्यादा मैसेज आते हैं, सर हम UPSC छोड़कर RS की तैयारी करने आए थे, अब हम वापस UPSC की तैयारी में लौटना चाहते हैं, उनको भी यही करना है। अभी मैं आपको एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिखा देता हूं जो कि सारे एग्जाम को अलाइनमेंट में लेके चला जा सकता है। तो हमें अपनी जो तैयारी है, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको हो सके अपना शेड्यूल बनाओ। किसी दूसरे के शेड्यूल से आप पूरी तरीके से स्टिक नहीं हो सकते, हो सके तो अपना शेड्यूल बनाओ।
किसी को अगस्त के अंदर पटवारी वीडियो का एग्जाम देना हो सकता है, तो उसके लिए इन 2 महीनों के अंदर कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी होगी। किसी को अगला यूपीएससी का देना है मई 2026 के अंदर, तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी अलग तरीके से होगी। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाओ और सबको अलाइनमेंट में लेके चलो। 6 महीने यदि आप ढंग से, जैसे मैं बता रहा हूं 10-10 घंटे के हिसाब से पढ़ लिए, इन सारे तरीकों को अपनाते हुए पढ़ लिए, गारंटी से कह रहा हूं आपके लगभग सारे एग्जाम क्लियर होंगे, लगभग सारे। मैंने नवंबर 2017 के अंदर जेआरएफ का एग्जाम दिया, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। यहां से मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद में यूपीएससी प्री 2018 का पेपर हुआ, बहुत आसानी से क्लियर हो गया। यहीं पर आरएस प्री 2018 का पेपर भी था 5 अगस्त 2018 को, इसी की तैयारी के बलबूते ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। फिर 2019 के अंदर वापस आरएस आईएएस प्री का एग्जाम क्लियर किया। यहीं पर आरएस मेंस का एग्जाम था, वो भी धूमधाम से क्लियर हुआ। यहीं पर सीएपीएफ का एग्जाम था, वो भी क्लियर हुआ। तो क्या मैं सारे एग्जाम की तैयारी कर रहा था? क्या मैं सारे एग्जाम की तैयारी कर रहा था? नहीं सर, मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। लेकिन उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको इतने अच्छे से कर लिया था कि मेरा सिर्फ उसी के बलबूते भी आरएस का काफी हद तक नजदीक लग सकता हूं मैं। उसी के बलबूते सीएपीएफ का भी काफी हद तक। मैं सीएपीएफ में और यूपीएससी में सिलेबस देखेंगे तो 80-90% सेम है, आरएस में देखेंगे तो 60-70% सेम है। तो क्यों ना मैं अपना 60-70% इतना मजबूत करके रख लूं कि जब मुझे आरएस की तैयारी करनी होगी उस समय में मुझे ये 60-70% पर टाइम ना लगाना पड़े, मुझे सिर्फ बाकी जो बचा हुआ 30-40% है सिर्फ वही करना पड़े। तो ये मैं पूरी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं वो आपके बेसिक्स जो है उसी को ठीक करने की बता रहा हूं। बाकी जो भी कोई आपका प्लान बी हो, ठीक है ना। तो एक आज ये भी प्रश्न आया कि सर प्लान बी होना चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं 100% होना चाहिए सर प्लान बी। प्लान बी कैसे नहीं होना चाहिए? प्लान बी तो आपको होना ही चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? बस ये ध्यान रखना ये प्लान बी आपस में ऑपोजिट ना हो, आपस में एकदम विपरीत ना हो। सिलेबस में कम से कम 60-70% की सिमिलरिटी हो। जो भी आप 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी आप प्लान बी मान रहे हैं, तो कम से कम 60-70% सिमिलरिटी जो वो होनी चाहिए। जैसे मान लो पीएसआई का है, आरएस का है, कोई इन दोनों की पैरेलल तैयारी कर सकता है, कोई आरएस की और यूपीएससी की पैरेलल तैयारी कर सकता है। लेकिन कोई आके मुझे कहे कि मुझे एसएससी की और आरएस की तैयारी करनी है एक साथ, करने को तो की जा सकती है पर मैं कहूंगा थोड़ा मुश्किल है, उसका सिलेबस थोड़ा अलग ही है यार, इसका सिलेबस थोड़ा अलग ही है। तो कहने का मतलब आपको प्लान बी रखना चाहिए, लेकिन प्लान बी आपका ऐसा हो जिसमें कि 60-70% जो सिलेबस है वो आपका क्या हो, सेम हो, बहुत ज्यादा अलग जो वो ना हो। ठीक है ना। तो ये सब बातें अपन ने की। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नेक्स्ट आरएस एग्जाम, हम तैयारी करें तो किस हिसाब से करें, अगला एग्जाम कब होगा? तो मैं बता दूं क्लियर, मुझे नहीं पता कब होगा। मैं लगा सकता हूं तुक्का, और वो तुक्का ये कहता है पिछली बार जुलाई के अंदर मेंस हुआ था, अगस्त छोड़ दो, सितंबर के अंदर वैकेंसी आ गई थी। तो क्या 1-1.5 महीने बाद ही आ जाएगी? आ सकती है क्या? मैं कहूंगा नहीं, इस बार वो केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार 2023 वाले इंटरव्यू चल रहे हैं अभी तक, यानी कि 2023 वाले इंटरव्यू जिस दिन क्लियर हो जाएंगे उसके 1 से 1.5 महीने बाद आप मान के चलो वैकेंसी आ सकती है, पूरी संभावनाएं है। यानी कि अभी चल रहा है जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो अधिकतम इंटरव्यू खत्म हो ही जाने चाहिए। हो सकता है अगस्त में ही खत्म हो जाए, सितंबर में यदि खत्म हो जाता है 1 महीना और छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर तक आप वैकेंसी मान के चलो, संभावनाएं। और नवंबर में वैकेंसी आती है तो 5 महीने का टाइम मान के और अप्रैल के अंदर अगला प्री मान के चल सकते हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं, बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं हमें आईएएस की और आरएस की तैयारी करनी है। मुझे लग रहा है इससे पहले एक अच्छा गोल्डन पीरियड 2018 में आया था, जब मैं दोनों का एग्जाम दे रहा था, जिस समय में आईएएस का प्री और आरएस का प्री, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 1 महीने का ही गैप था। तैयारी एक ही कर रहे थे, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है शायद आरएस का प्री और आईएएस का प्री जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है मई के अंदर, मई आई थिंक 22-23 मई के आसपास, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ज्यादा नहीं बस 1 महीने का ही गैप होगा।
लगभग लगभग इतना सही गैप होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि आईएएस और आरएएस की दोनों की एक साथ तैयारी की जा सकती है। ये वो अच्छा समय इस बार आपके लिए आया है। ठीक है, कैसे की जा सकती है उस पर कभी अपन अलग से सेशन रखेंगे। एक ही चीज एक ही सेशन के अंदर सारी बातें जो डिस्कस नहीं हो सकती।